प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसमें आरबीआई ने मैंडेट कर रखा है 40% जो लोन्स एंड एडवांसेस होंगे वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएंगे। ये पर्टिकुलर सेक्टर जो कि एक नीडी सेक्टर है, कैसे हेल्प कर रहा है बैंक्स को अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने के, आज हम इस सेशन में यही समझने वाले हैं। वेलकम टू चाल अकेडमी, माय नेम इज शुभांगी सिंह एंड टुडे हम ये समझेंगे कि कैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बैंक के एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या और ये न्यूज में इस वक्त क्यों आया है। सो in recent report by RBI economist we have found out that हमें ये पता चला है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है, जो नीडी सेक्टर है, जो आरबीआई ने मैंडेट किया है कि बैंक्स को इन्हें 40% ऑफ देयर लोन्स हैव टू बी प्रोवाइडेड टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, वो कैसे हेल्प कर रहा है, वो इस वक्त हेल्प कर रहा है बैंक को अपनी एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने में। ये पता चला है आरबीआई इकोनॉमिस्ट को इन देयर recent study. Now, इस वजह से हमें समझने की जरूरत है कि पहला तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या, प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, एंड अगर ये एक नीडी सेक्टर है तो ये बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव कैसे कर रहा है। फर्दरमोर बैंक्स की जो रेगुलर प्रेफरेंस है ऑफ बिग कॉर्पोरेट्स, क्या वो सही प्रेफरेंस है या उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ भी देखना चाहिए। तो आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग कि ये न्यूज में क्या है। जैसे कि मैंने ब्रीफली बोला कि इन अ रीसेंट स्टडी जो आरबीआई इकोनॉमिस्ट ने की, बैंक लेवल का डेटा ऑलमोस्ट 20 इयर्स ऑफ डेटा लेके उन्होंने समझा और उसमें देखा कि जो लेंडिंग हो रही है नीडी और प्रायोरिटी सेक्टर में, वो ओवरऑल एसेट क्वालिटी जो बैंक्स की है उसको बढ़ा रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है। और ये क्लियरली एविडेंट है, दिस इज क्लियरली एविडेंट जब हमने देखा कि एनपीएस का रिकॉग्निशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रिकॉग्निशन करने के लिए हमने ये रिव्यूज किए तो उसमें ये क्लियरली एविडेंट था। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड उसके आगे फिर हम समझेंगे कि ये कैसे हमारे बैंक्स की एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें तो जैसा कि इसका नाम खुद ही बताता है, ये एक ऐसी बैंक की प्रैक्टिस है, ये एक ऐसी बैंक की प्रैक्टिस है जिसमें प्रायोरिटी या फिर नीडी सेक्टर, प्रायोरिटी या फिर नीडी सेक्टर को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस certain percentage of their loans and advances देते हैं। अब इस नीडी सेक्टर में कुछ certain specific sectors को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ MSMEs है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है। तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जरूरत भी है, जो छोटे हैं, जिनको हेल्प चाहिए, इसलिए इनको प्रायोरिटी सेक्टर में डाला गया है। एंड इनको जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसिडर करते हैं। अब इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन कब होगा? जब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े इंसान के पास फाइनेंशियल एडवाइसेस, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबल होगा। सो दिस इज वन वे ऑफ इंश्योरिंग, एक तरीका है कि क्रेडिट मिले उन सेक्टर्स को जो कि नीडी हैं और अंडर सर्व्ड हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल बैंकिंग, जिनके पास फॉर्मल बैंकिंग अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर पाए डेवलपमेंट गोल्स ऑफ दीज अंडर सर्व्ड, अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स, सो दैट इकोनॉमी में जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो हमें देखने को मिले और साथ ही साथ उन एसेंशियल सेक्टर्स में भी ग्रोथ हो। अब इसका जो प्रायोरिटी सेक्टर का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो देखता है, वही गाइडलाइंस तय करता है और साथ ही साथ वही टारगेट्स भी सेट करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है, इट इज बैंकर ऑफ बैंक्स, सो इट इज द वन हु सेट्स गाइडलाइंस एंड टारगेट्स फॉर पीएसएल, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर ब्रॉडली हम देखें तो 40% जो बैंक का क्रेडिट है दैट मस्ट बी गिवन
टू द प्रायोरिटी सेक्टर, उसको प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाना चाहिए। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्जैक्टली है क्या, बट प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या काउंट होता है, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या काउंट होता है। एट प्रेजेंट एज आई हैड गिवन एन एग्जांपल, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, एग्रीकल्चर, MSMEs, then we have education, housing and social infrastructure। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर एज एन इकोनॉमिक सेक्टर इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 80 years ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर रिमेन्स डेवलप्ड। यहाँ की जो लैंड है वो फ्रैगमेंटेड है, छोटी है, बटी हुई है, जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है। सो इट नीड्स हेल्प। सो एनी सॉर्ट ऑफ लोन्स जो कि क्रॉप प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज, प्राइमरी सेक्टर के लिए यूज होंगे, दैट इज टेकन इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, उसको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कंसिडर करते हैं। अगर हम MSMEs की बात करें, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, देन फाइनेंशियल सपोर्ट जो इन स्मॉल बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस को मिलता है वो भी PSL में ही कंसिडर होता है। नाउ एजुकेशन, व्हेन स्टूडेंट्स टेक लोन, जब स्टूडेंट्स अपने लिए लोन लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ही कंसिडर होता है। नाउ वी हैव हाउसिंग, स्पेशली फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, DDA की एक नई स्कीम आई है अभी, दिल्ली वालों को तो पता ही होगा। देयर आर many houses which are given for medium income groups और low income groups के लिए दिए जा रहे हैं, allotment हो रहा है। So in that case, in such affordable housing projects, अगर funding और credit, I would use the word credit, financing की जरूरत है, तो वो भी PSL में consider होता है। Then we have social infrastructure। social infrastructure में अगर हम बात करें तो health, sanitation, other basic services, अगर उनके डेवलपमेंट और उनसे रिलेटेड सेक्टर में है तो वो भी हम PSL में कंसिडर करेंगे। सो ऑल दीज आर एलिजिबल सेक्टर्स एट प्रेजेंट। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप बात करें तो एक यहाँ पे एक बढ़िया एग्जांपल आप रिन्यूएबल एनर्जी का भी ले सकते हैं। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अगर इसको मैंडेट है, एलिजिबल सेक्टर्स में रिन्यूएबल एनर्जी भी काउंट होता है। नाउ एट प्रेजेंट वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं। अब हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से बैंक के एसेट्स इंप्रूव हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एसेट्स ऑफ बैंक क्या है। अगर हम एसेट्स ऑफ बैंक की बात करें तो इनको हम ब्रॉडली कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर मैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की बात करूं, दिस इज बेसिकली ऑल द कैश एंड बैलेंसेस जो उस बैंक के सेंट्रल बैंक के पास रेडिली एक्सेस के लिए रखे हुए, रेडिली लिए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स। जो बैंक के पास अपना कैश है या फिर RBI के पास कैश इक्विवेलेंट्स हैं जो कि रेडिली यूज हो सकते हैं, वो बैंक के एसेट में काउंट होगा। नेक्स्ट वी हैव लोन्स एंड एडवांसेस। जो भी पैसा बैंक ने दे रखा है क्रेडिट पे, जो भी पैसा बैंक ने दे रखा है क्रेडिट पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, और उसके साथ साथ उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, then that will be counted as an asset of that particular बैंक। उस बैंक का एसेट है। उसके बाद बैंक की अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी होती है। बैंक इन्वेस्टमेंट्स करता है, सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है, that will also be included in the asset of the bank। डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स, बैंक जो है अपने फंड्स को प्लेस करता है बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग चलती रहती है बैंक्स के बीच, जिसको हम इंट्रा बैंकिंग भी कहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो, अगर एक बैंक ए ने अपना पैसा डिपॉजिट किया है बैंक बी में, तो वो उसका एसेट है, वो कभी भी उसको एक्सेस कर सकता है अकॉर्डिंगली। एंड देन वी फाइनली डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि जिनकी वैल्यू डिराइव होती है, परफॉर्मेंस डिराइव होती है किसी असेट से एसोसिएटेड वे में। अगर ऐसी जगह कहीं बैंक ने पैसा लगाया तो वो भी कंसिडर होगा बैंक का एसेट, वो भी कंसिडर होगा बैंक का एसेट।
नाउ वी हैव सीन कि यहां पर एक बैंक का एसेट जो है वो लोन्स एंड एडवांसेस है, एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत जो भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो अच्छे अच्छे डिविडेंड्स दे रहे हैं, दे आर बीइंग रीपेड, दैट इज वाई एसेट बैंक एसेट की जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है, दैट इज वाई बैंक एसेट की क्वालिटी बढ़ रही है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि पीएसएल क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंक के एसेट्स क्या है। अब ये समझते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पीएसएल जो है वो हेल्प कर रहा है बैंक एसेट की क्वालिटी को बढ़ाने में कैसे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पोर्टफोलियो जो है, लोन का जो पूरा स्पेक्ट्रम है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। वो क्या हो रहा है, वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। यहां पर सिर्फ एक सेक्टर को ना लेंड करते हुए, क्योंकि यहां पे मैंडेटेड है कि 40% पीएसएल को जाना चाहिए, तो यहां से डाइवर्सिफाई हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है। लोन्स जो दिए जा रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग सब सेक्टर्स में दिए जा रहे हैं, जिससे जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा, राइट। एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम रहेगी तो रिस्क जो है मिनिमाइज होगा। ये तो आजकल हम स्टॉक्स में भी बहुत पढ़ते हैं कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, अगर एक सेक्टर डूब गया तो पूरा पैसा नहीं डूबेगा। तो बैंक भी वही कर रहा है, बैंक को थोड़ा सा फोर्स किया जा रहा है, थोड़ा खुद कर रहा है कि हम एक जगह पैसा नहीं भेज रहे, अपना सारा एक जगह लोन्स नहीं दे रहे, हम स्प्रेड कर रहे हैं, इससे हमारा रिस्क कम होगा, एसेट क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। अब अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर्स को देखें, यहां पर जो लेंडिंग है, यहां पर जो डिमांड है क्रेडिट की, वो कांस्टेंट है और स्टेबल है, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें फॉर्मल बैंकिंग प्रॉपरली नहीं दी जाती है या अंडर सर्व्ड है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल बैंकिंग। यहां से कांस्टेंट और स्टेबल डिमांड रहती ही रहती है, किस चीज के लिए, क्रेडिट के लिए। अब जब एक कांस्टेंट डिमांड रहती है, इस सेक्टर को जरूरत है, सो दैट इज व्हाई यहां पर लो डिफॉल्ट रेट्स देखे गए हैं। ऐसा नहीं है लोन लेके छोड़ दिया, कोशिश ये रहती है क्योंकि पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो ये छोटी छोटी स्कीम्स हैं जिनके अंतर्गत पैसा दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती है, साथ में टूल किट भी दी जाती है और फिर आपको विदाउट गारंटी लोन भी मिलता है। सो इफ द पर्सन इन द लॉन्ग रन ही नोज ही इज डिपेंडेंट ऑन द क्रेडिट, ही विल नॉट डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट नहीं करेगा ताकि उसे आगे भी क्रेडिट मिल सके। तो यहां से स्टेबल डिमांड है और साथ ही साथ लोअर डिफॉल्ट रेट्स है, दैट ऑल्सो एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ बैंक एसेट्स। Furthermore, it has a very positive overall economic impact. How come? जो ये अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स हैं या फिर जिनमें बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली एग्रीकल्चर, एमएसएमईज एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, जिनसे डायरेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन है, ये बहुत जरूरी है कि इनको क्रेडिट फैसिलिटेट किया जाए, ताकि यहां पर जो बोरोवर है उसको एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले और इकोनॉमी में वैल्यू ऐड होने से ग्रेजुअली हमारी ग्रोथ हो। फर्दरमोर बैंक का जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आरबीआई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मेंटेन करता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। यहां पर जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उससे बैंक की भी रेपुटेशन इंप्रूव होती है। अगर वो पीएसएल को प्रॉपर पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं वो प्रॉपरली मीट कर रहा है, तो वहां पर उनकी रेपुटेशन इंप्रूव होती है, साथ ही साथ उनका जो ऑपरेशन है, जो रेगुलर वर्किंग फ्रेमवर्क वो स्ट्रांग होता है और रिस्क मैनेजमेंट भी बेटर होता है। ओवरऑल लोन जो पूरे जा रहे हैं उनका रिस्क मैनेजमेंट बेटर होता है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। ऑल दीज नीडी, अंडरसर्व्ड, अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर में आ रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आ रहे हैं, इनको गवर्नमेंट सपोर्ट होता है इन फॉर्म्स ऑफ incentives, in forms of waiving off, in forms of benefits. So the banks have a support from the government. So that is why in particular sectors की credit worthiness बढ़ जाती है कि ये तो देते ही हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कुछ पैसा गवर्नमेंट दे देती है। So that is why the repayment rate of these particular sectors is usually higher. एंड इन सब वजह से ही ये एसेट क्वालिटी जो है बैंक की वो इंप्रूव कर रहे हैं। हाउएवर वी हैव सीन ओवर द इयर्स
that there always have been preference, banks की जो preference रही है वो big corporates रही है for various reasons कि बड़ी कंपनी है तो क्रेडिट वर्थीनेस ज्यादा है, पैसा वापस आ ही जाएगा, साथ ही साथ बड़ी कंपनी है तो बड़ा अमाउंट लेगी, सो बैंक को बड़ा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, एंड डेफिनेटली इकोनॉमीज ऑफ स्केल, instead of just maintaining many loans, it is better, it is important that एक बड़ा लोन देके हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एक्सेट्रा वगैरह इजिली मैनेज कर सके. सो यूजुअल प्रेफरेंस जो रही है बिग कॉर्पोरेट्स की रही है, बट हम रिसेंट टाइम्स या पुराने टाइम्स में देखें तो सबसे बड़े घोटाले भी, सबसे बड़े स्कैम्स भी जो हुए हैं वो कॉर्पोरेट्स की तरफ से हुए हैं. तो जो बैंक की एसेट क्वालिटी है वो तो सफर करती ही है, ओवरऑल इकोनॉमी सफर करती हैं अगर ऐसे बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर जाते हैं. सो दिस इज अ वेकनिंग कॉल दैट बिग कॉर्पोरेट्स, एक वेकनिंग कॉल है कि बिग कॉर्पोरेट्स ही इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते या बैंकिंग को फैसिलिटेट नहीं कर सकते. एमएसएमईज, प्रायोरिटी सेक्टर, they are already helping the asset quality and they should be focused on more. In conclusion, we'll come to the point that we have understood PSL, we have understood how PSL is mitigating the risk, how it is helping in promoting diversification, strengthen कर रहा है asset quality को, और जो यहाँ पे बिग कॉर्पोरेट्स का प्रेफरेंस है वो क्यों है, साथ ही साथ बिग कॉर्पोरेट्स जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं. एक बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास किंगफिशर एयरलाइंस का. We also have an example of Nirav Modi, how that has happened. We also have had example from Reliance Communications before. So all these are very good examples that how corporates कैसे वो डिफॉल्ट कर जाते हैं. और इन छोटे सेक्टर्स को अगर सपोर्ट किया जाएगा, इन छोटे सेक्टर्स को अगर सपोर्ट किया जाएगा जो कि अंडर सर्व्ड हैं, they can pay better and bigger dividends. On this note, we are going to conclude today's session. I'm leaving you with a mains question. I would really appreciate अगर आप comment section में इस particular question के main key points डालेंगे जिसपे इसका आंसर स्ट्रक्चर होगा. मैं क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ. You have to discuss the significance of priority sector lending. Priority sector lending in improving the quality of bank assets in India. You have the content, आपके पास content है, हमने अभी पढ़ा है, बट इसको स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है. सो यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कैसे, क्या सिग्निफिकेंस है पीएसएल का जिससे बैंक एसेट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है. साथ ही साथ आपको चैलेंजेस जो फेस करते हैं इंप्लीमेंटेशन में उनको एनालाइज करना है. एंड देयर इज अनदर पार्ट, यू हैव टू सजेस्ट मेजर्स टू एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्टेबिलिटी. अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो एटलीस्ट 20 marks are because of the 3 sub parts हैं. Make sure that you address all the sub parts and put it down in the comment section. That's all for today. Thank you so much.